लाला, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज घर चलें। रोशानी ने हिम्मत करके कहा तो इस्मीर के माथे पर बल पड़ गए। शादी के बाद इनकी ये पहली दावत थी। लाला नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मुझे लगता है तुम बिला वजह घबरा रही हो। तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। इस्मीर ने कुछ फिक्रमंदी से कहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। रोशानी की आंखें नम हो गईं तो इस्मीर परेशान हो गया। मामू जान, हम 2 मिनट में वापस आते हैं। वो रोशानी को लेकर गाड़ी में बैठ गया ताकि यकीन कर सके कि वो ठीक है। इसे देखकर अंदाजा हुआ कि शायद इसे मामूल की सेहत का मसला है, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा और घबराई हुई थी। इस्मीर ने नरमी से कहा, ठीक है, घबराओ नहीं, अभी घर चलते हैं और रात को मैं देखूंगा कि तुम्हारी तबीयत बेहतर कैसे हो सकती है। रोशानी खामोशी से सर झुकाए बैठी रही और इसे तसल्ली देता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा गया। चेहरे पर एक मसनूई सी मुस्कुराहट सजाए वो थकी थकी नसों से इर्द गिर्द बैठी हुई लड़कियों को देख रही थी, जो काफ़ी देर से इसके बेड पर फैलकर बैठी थीं और इसे अब उकताहट महसूस हो रही थी। जाने इस्मीर कब आता, लेकिन इसका इंतज़ार करते करते इसकी कमर तख्ते की तरह अकड़ चुकी थी और अब इसे इस भारी लहंगे, भारी ज्वेलरी से आज़ादी चाहिए थी। जब इसने बेताब सी नजरें घुमाकर इर्द गिर्द देखा तो सामने बैठी लड़कियों में से एक लड़की इसकी बेचैनी को भांपते हुए मुस्कुराकर इसे देखने लगी। लगता है भाभी कुछ ज़्यादा बेचैन हो रही है। इस्मीर भाई का इंतज़ार इतनी बेताबी से हो रहा है तो न जाने रात कैसे बेताबी से गुजरेगी, इसने कहा था और रोशना ने का दिल धड़क उठा। अभी तक तो इसने इस्मीर से मुलाकात भी नहीं की थी और ना ही इसके मुतालिक कुछ जानती थी। इसके चेहरे पर फैली हुई इस जर्दियाँ देखकर करीब बैठी हुई जारा ने नरमी से इसका हाथ दबाया। इनकी बातों को दिल पर मत लें, इस्मीर भाई इतने भी जालिम नहीं है कि आप इनसे खौफजदा हो जाएं। जारा इसकी परेशानी को समझ रही थी। शौहर जितना भी शरीफ हो जाए, आज की रात तो, इससे पहले कि वो आज रात के हवाले से इसके जहन में खौफ का जहर फैलाकर इसे मजीद खौफजदा कर देती, जब कमरे के दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने इन्हें दरवाजे की जानिब मतवज्जो किया और इस्मीर के आने पर वो इसकी जानिब मतवज्जो हो गई। वो चारों इस्मीर की कज़न्स थीं और इसके सामने खड़ी अब नेक का मुतालबा कर रही थीं। कब से आपका इंतज़ार कर रही हैं, नेक लिए बगैर तो आपको हरगिज़ यहाँ बैठने नहीं देंगी। और इस्मीर ने मुस्कुराते हुए 2-2 हज़ार रुपये इन सबकी हथेलियों पर रखे। बस अब इससे ज़्यादा नहीं, वरना मेरी दुल्हन तुम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। वो दिलकशी से मुस्कुराया था और रोशानी इसके दिलकश मुस्कुराहट को देखकर नज़र झुका गई। बिलाशुबा वो बेहद हसीन था। मुजाहिद का शाहकार जो भी इसे एक नज़र देखता रह जाता और रोशानी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना शानदार मर्द इसके नसीब में लिख दिया जाएगा। दादी ठीक कहती थी, ये उसकी खुशकिस्मती थी कि इसे इस्मीर खान से नवाज दिया गया, लेकिन अब दिल की धड़कन अपने उरूज पर थी। कुछ दोस्तों ने इस कदर खौफजदा कर दिया और रही कसर इस्मीर की कज़न्स ने पूरी कर दी थी। कुछ इसके बिगड़े हुए मसाइल जो इसे तकलीफ से दो चार कर रहे थे। इन सब के कमरे से जाने के बाद इस्मीर ने दरवाजे को लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर इसके करीब आकर बैठ गया। निकाह से पहले वो 2 बार इनके घर आया था, लेकिन रोशानी ने इससे ज़्यादा बातचीत नहीं की और इस वक्त भी दिल की बेताबी अपने उरूज पर थी। वो बार बार अपने लबों को कुचलते हुए अपने हाथों पर आए हुए पसीने को साफ कर रही थी और इसका नर्वस होना इस्मीर की आंखों से छुपा हुआ नहीं था। वो इसके करीब बैठ गया, इतना करीब के बासानी इसके चेहरे के नकोश का जायज़ा ले सकता था। वो भरपूर मर्द था, जवानी इस पर टूट कर बरसी थी और जवानी के तकाजे थे कि इस वक्त वो इस नाजुक कली को अपनी खुशबू से मसल देता और इसकी खुशबू को अपनी खुशबू से मिलाकर सहरंगेज बना देता। लेकिन न जाने क्यों वो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात एंजॉय नहीं कर पा रही थी और बेवजह खौफजदा होकर बैठी थी। इस्मीर ने हाथ बढ़ाकर नरमी से इसके ठंडे ठार हाथों को थाम लिया और वह बदकते हुए इसे थोड़ा दूर हो गई। इस्मीर को हैरत हुई थी इसके इस कदर डर जाने पर, लेकिन फिर भी वो खुद पर काबू पाकर इस्मीर की जानिब देखती रही, जैसे कि इसकी तवज्जो की मुंतज़र हो। इस्मीर के लब एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट में ढले हुए थे। आने वाले लम्हात को वो अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हात बना देता चाहता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मम्मा की पसंद इतनी खूबसूरत होगी, वरना मैं कब का सारी ख्वाहिशों को इनके नाम कर देता और वह मेरी हर ख्वाहिश को इस कदर हसीन बना देती हैं। वो इसकी तारीफ़ कर रहा था, लेकिन रोशानी का दिमाग तो कहीं और ही अटका हुआ था और वो बस खोई खोई आंखों से इस्मीर को देख रही थी, जिसकी आंखों में खुमारी उतर रही थी। आज रात हमारे रिश्ते की हसीन शुरुआत होगी और आने वाली हर रात को मैं तुम्हारे लिए इस कदर खूबसूरत बना दूंगा कि तुम खुद को खुश नसीब तस्वुर करती रह जाओगी। वो हल्का सा इसकी जानिब झुका और इसके हल्के से झुकने पर भी रोशानी का दिल उछल कर हलक में आ गया।
बेताबी अपने उरूज पर थी। वो नरमी से मदहोश होती हुई सांसों के साथ अपने वजूद में ढाल रहा था और रोशाने पानी की तरह बहती चली जा रही थी, जैसे पानी की लहरों में तलातम बरपा हो। बिल्कुल इसी तरह इसके वजूद में भी एक तलातम बरपा हो गया था और वो इस वक्त सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कमर का दर्द, मुरझाई हुई रंगत और कपकपाता हुआ वजूद, चेहरे पर फैली हुई सर्दियाँ, वो पहली रात की दुल्हन होने के बावजूद एक खौफ थकी थकी लग रही थी जो अपनी बड़ी सुनहरी आंखों को इस शख्स पर गाड़े इसकी जानिब से तशद्दुद की मुंतज़िर थी। वही पाठ जो इसके जहन में दोहरा दिए गए थे। इसके जहन में सब तो गए और अब हकीकत ये थी कि इसे लग रहा था कि इज़मीर इसके साथ ऐसा रवैया अपनाएगा जो इसे तकलीफ से दो चार कर देगा, जबकि इज़मीर निहायत मोहब्बत से इसे समेट रहा था। इसकी धड़कनों को अपने हाथों से तेज़ करते हुए इसकी सांसों में बहकता हुआ वो शख्स इसे आहिस्ता आहिस्ता जुलरी से आज़ाद कर रहा था और जिस तरह इसकी जसारतें बढ़ती जा रही थी, इस तरह ही रोशाने के वजूद में मज़ीद कपकपी दौड़ रही थी। खबरदार, अगर खुद से दूल्हे के करीब जाने की कोशिश की तो वो क्या सोचेगा। इसके दोस्तों की सरगोशियाँ, आज की रात इज़मीर भाई के जुल्म से मुतारिफ होकर इसकी सितमगरी को काफ़ी इंजॉय करोगी तुम लड़कियों की बेबाक सी गुफ्तगू जो इसे सुर्ख कर गई, इसके जहन में बुरी तरह घूम रही थी। इज़मीर कहीं और खोया हुआ था, लेकिन इसके जहन में चलती हुई सोचें इसे अपनी लपेट में लेकर मजीद खौफजदा कर रही थी। देखो, ये सब कुछ तो सदियों से चला आ रहा है और इस रात के तकाज़ों में शामिल है, इसलिए कोशिश करना कि अपनी तकलीफ को अंदर ही दबाए रखना, वरना तुम नहीं जानती कि लोग क्या क्या बातें करेंगे और इज़मीर भाई वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मजीद कुछ सरगोशियाँ इसके जहन में उभरी और इसने इज़मीर के सीने पर हाथ रखकर इसे अपने कपकपाते हुए वजूद से दूर कर दिया। इसके चेहरे पर फैली हुई जर्दी, सुनहरी आंखों का खौफ और कपकपाते हुए लब, इज़मीर ने अजीबोगरीब नज़रों से इसके चेहरे को देखा था। देखो, कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें मेरी मोहब्बत में पिघल जाना है और कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। मेरी आंखों में देखो। वो बहकी बहकी तेज सांसों से इसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था, जबकि वो मुतवज्जो होने की बजाय मजीद खौफजदा हो रही थी और शदीद खौफ के आलम में वो बेड से उतर गई। इज़मीर को इसके अपने इतने करीब नहीं आने दिया था। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो जल्दी जल्दी बात करते हुए मुसलसल अपने सर को नफ़ी में हिला रही थी और इसके वजूद से बहती हुई आबशारें से शर्मिंदा कर देने के लिए काफ़ी थी। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। नहीं नहीं, मैं ऐसी हालत में हरगिज़ इनके करीब नहीं आ सकती। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अपने दिल पर हाथ रखते वो बेख्तियार 2 कदम दूर हो गई। आप मेरे करीब नहीं आ सकते, इसने कह दिया था और इज़मीर को हैरत हुई। क्या मतलब है तुम्हारा। वो अभी भी दिलकशी से बात कर रहा था, जैसे इसकी फितरी झिझक और शर्म को समझने की कोशिश कर रहा हो। इज़मीर प्लीज़। इसकी सांसें तेज़ होती जा रही थी, वजूद बेचैन था और लहजे के अंदेशे बढ़ते चले जा रहे थे। जब इज़मीर ने नरमी से इसके हाथ थाम लिए। ओके, रिलैक्स, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन वो इज़मीर से इस कदर खौफजदा थी कि इसे छोड़ते हुए चेंजिंग रूम में बंद हो गई और वहीं फर्श पर बैठती हुई अपने पेट पर हाथ रखकर सिसक पड़ी थी। या अल्लाह, इतनी तकलीफ और ये खौफ जो आज इसकी जान निकालने के दर पे था। दरवाज़ा खोलो रोशाने, मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इज़मीर बेताब था। प्लीज़ आप चले जाएं कमरे से या फिर सो जाए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो रो रही थी और अभी तक इसने रोने की वजह को समझने से वो कासिर था। आखिर वो इसका साथ क्यों नहीं दे रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, लेकिन एटलीस्ट बाहर तो आ जाओ। इज़मीर ने आखिरी हरबा आजमाया, लेकिन फिर भी वो वहीं ठंडे ठार फर्श पर बैठी रही। मैं बाहर नहीं आऊँगी, आप प्लीज़ सो जाएं, वो कह गई थी और इसके लहजे से ही इसकी तकलीफ का अंदाज़ा हो रहा था। इज़मीर को हैरत हुई। इसने बहुत कुछ सोच रखा था। इसके ख्वाबों का महल बहुत ऊंचा था और इस वक्त ख्वाबों का टूटा हुआ महल इसे मायूसी का शिकार कर रहा था। अजीब सी बेताबी इसके वजूद को जलाने लगी और वो चुपचाप चेंज करके बालकनी पर चला आया। ठंडी ठार हवा इसके अंदर फैली हुई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी तरह भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर क्या था जिसने इसे मुझसे दूर कर दिया। वो खुद से सोच सोच कर हल्कान हो रहा था। वो इतनी खौफजदा थी कि करीब आने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि वो तो इसे इतनी मोहब्बत से समेट रहा था और किसी भी तरह का जुल्म इस मासूम पर करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी क्या इसे किसी ने कुछ भी नहीं समझाया होगा। इस रात के तकाजे वो खुद भी अकल से बाले गए। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल तो होगी और आजकल के दौर में किसे इल्म नहीं। इसका ठंडा ठार वजूद बार बार इसकी पोरों से सरक रहा था और वो इस ठंडी ठार हवा में ना जाने किन किन सोचों से उलझ रहा था। आज घर की लड़कियों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, जिगर तुम जानते हो कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां शोहरों को अपने करीब नहीं आने देती, बहानेबाजियों पर उतर आती हैं और बाहर मौजूद लड़कों के साथ फ्रैंक होकर इन्हें अपने सब कुछ में शरीक कर लेती हैं। अगर लड़कियां दूसरों पर अपना सब कुछ निछावर कर सकती हैं तो अपने शौहर पर क्यों नहीं। शौहर पर तो इनका हक होता है। दोस्तों की महफिलों में होने वाले तस्करे और इसे अच्छी तरह याद था जिस रोज़ शामिर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि सुहाग रात ही इसने शामिर को अपने करीब नहीं आने दिया और
शामिर को शक था कि वो किसी और से ये वादा कर चुकी है कि वो पहला हक किससे देगी। ये बदगुमानी इसे इस वक्त शामिर की बेवकूफ़ी लगी। भला एक औरत इस हद तक जा सकती है कि वो अपने शौहर की बजाय किसी गैर को इस हक से मुतारिफ करवाकर असली हकदार को दूर रखे? हरगिज़ नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। और ना इसकी इतनी नीच तरबियत थी, लेकिन इस वक्त इसे अजीब सी सोचें अंदेशे और वसवसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। और इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए इसने सिगरेट को बुझाकर पाँव के नीचे मसल दिया और बालों में उंगलियां चलाते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। बेड की एक जाने मुकम्मल तौर पर कंबल में छुपकर वो शायद सो गई थी। सर से पैर तक इसने खुद को कंबल में छुपा रखा था और इस पर एक नज़र डालकर वो भी बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गया। इसकी इज्जत नफ्स इतनी कीमती थी कि वो किसी भी लड़की से बार बार इल्तिजा नहीं कर सकता था कि वो इससे अपनी कुर्बत की भी वो इससे काबिल था कि इसे खुद से दूर कर लिया जाता। ये जाने इतनी लड़कियां इसके साथ हराम ताल्लुकात बनाने के लिए मरी जा रही थी। इसके दोस्तों ने इसे कितनी ऑफर्स की, लेकिन वो हमेशा इन सबसे दूर रहा, सिर्फ इसलिए कि वो ये हक इसी को देगा जो इसकी हकदार होगी, इसके अलावा किसी को भी नहीं। इस गुनाह के करीब जाकर वो कभी भी अपनी आखिरत को ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त अपनी बीवी का दुत्कार देना अजियत का बायस था। मुख्तलिफ सोचों का जाल जब इस पर हावी हुआ तो नींद की पनाह ही इससे आखिरी सहारा लगी और नींद ने जब इसे अपनी लपेट में ले लिया तो एक पुरसकून इसके चेहरे पर फैलता चला गया। सुबह इसके बेदार होने से पहले वो कमरे से जा चुकी थी। इस वक्त नीचे आई जब फरहाना बेगम मुलाजमत से कहकर नाश्ता बनवा रही थी अपने और सफदर साहब के लिए, और वो इसे देखकर नरमी से मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ी। शादी की पहली सुबह मुबारक हो मेरा बच्चा। इन्होंने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगा लिया और एक जांचती हुई नज़र से इसका जायजा लिया था। पुश्त पर बिखरे हुए गीले बाल इन्हें खुशी में मुब्तला कर रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे कि वो मुतमईन सी हो गई हो, लेकिन हकीकत क्या थी इस बात से तो वो भी थैंक यू सो मच दादो, मेरा नाश्ता लेकर नहीं आई। इसने रस्म के मुतालिक पूछा था और फरहाना बेगम ने नरमी से इसके हाथ थाम लिए। मैंने फरीदा खाला को खुद ही मना किया था कि इन्हें किसी भी किस्म की फजूल रस्मों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी खाला है और ये तुम्हारा अपना घर है, हमारा घरेलू मामला है। बुजुर्ग खातून को उम्र के इस हिस्से में रस्मों से मुतालिक करवा कर जलील करना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर तुम्हें हर हाल में फरीदा खाला की हाथ का नाश्ता करना है तो तुम अपने शौहर के साथ इनके घर जा सकती हो, मेरी खाला को ज़हमत देने की ज़रूरत नहीं है। फरहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए नरमी से इसे देखकर कहा था और वह सरशार सी होकर सर झुका गई। ये तो इसकी खुशकिस्मती थी कि इसे इतनी अच्छी सास मिली, वरना आजकल कहाँ ऐसी सास दस्तयाब होती है। फरहाना बेगम इसकी दादी की भांजी थी, यानी फरीदा बेगम की भांजी, जिनकी पोती की मासूमियत और अच्छा इखलाक इनका दिल मोह गया और इसी वक्त इन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इनकी छोटी बहू के दर्जे पर फाइज होगी। इनके 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे अपने अपने कारोबार में अलहदगी अख्तियार करके अपने अलहदा घरों में शिफ्ट हो गए थे और छोटा इस्मीर इनके साथ ही था, जिसने अपने बलबूते पर अपने बाप के कारोबार को भी आगे बढ़ाया था और साथ ही साथ एक बार टाइम जॉब भी कर रखी थी। और यही वजह थी कि घर का निज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। फरहाना बेगम अपने सादतमंद बेटे की वजह से बहुत खुश और मुतमईन थी और सफदर साहब ने भी अब अपने काम से रिटायरमेंट ले ली थी और पूरा वक्त वो अखबार और फरहाना बेगम के अलावा वो घर की क्यारियों में उलझते रहते, जहाँ इन्होंने तरह तरह की सब्जियाँ, फूल और न जाने क्या क्या उगा रखा था। और अब उम्र के इस हिस्से में यही सबसे बड़ा मशगला था। अपनी नींद से भरी हुई आंखें खोलकर इसने सबसे पहले बेड की दूसरी जानिब देखा था, जहाँ वो मौजूद नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, यानी वो इसके जागने से पहले ही बाहर चली गई। उठते हुए इसने बेड ग्राउंड से टेक लगाई और अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। इसने सोचा नहीं था शादी की पहली सुबह ऐसी होगी। कुछ देर हालात और वाक़यात पर गौर करने के बाद वो उठा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वो नीचे आया तो वो तीनों नफूस टेबल के इर्द गिर्द बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। वो हल्की फुल्की बातचीत करते हुए मुस्कुरा रही थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और दोबारा नज़रों का रुख मोड़ लिया। वो बस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता था। इससे सोच लिया कि अब वो इसी वक्त इसके करीब जाएगा जब वो खुद इसकी कुर्बत की तलबगार होगी, वरना नहीं। इसे अपनी इज़्ज़त नफ्स अजीज़ थी। वो इज़मीर खान था, कोई आम इंसान नहीं था। किसी के कदमों में गिरकर चंद लम्हों की तस्कीन मांग लेता। इज़मीर के आने पर इसके चेहरे की रंगत वाज़ह बदली थी। इसने अपने झुके हुए सर को मज़ीद झुका लिया। इज़मीर इसके करीब कुर्सी पर बैठ गया और फरहाना बेगम ने नरमी से इसे मुखातिब किया था, उठो और इज़मीर को नाश्ता सर्व करो। बच्चे वो चाहती थी कि इज़मीर से सारी झिझक को ख़त्म कर दे। ना जाने क्यों इसे लगा जैसे इज़मीर के चेहरे पर वो चमक और रोशन नहीं है जो दरअसल होनी चाहिए थी। इनका बेटा बहुत हंसमुख और खुश अखलाक तबीयत का मालिक था और हमेशा से हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता। बहुत ज़्यादा संजीदगी इसकी फितरत में नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी संजीदा नजर आ रहा था। नाश्ता सर्व करते हुए भी इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहे थे। इज़मीर ने एक भरपूर नज़र इसके चेहरे पर डाली। बेतहाशा सुर्ख सफ़ेद रंगत मेकअप से आरी चेहरा, चेहरे के अतराफ पे फैली हुई लटें और खूबसूरती से सर पर जमाया गया दुपट्टा। इतनी हसन हुसन के बावजूद भी चेहरे की रौनक गायब थी और वो ये सब कुछ समझने से कासर था कि वो इतनी खामोश, इतनी बेरौनक क्यों है।
हालांकि जिस हिस्से से वो गुजर रही है, जितनी ख्वाहिशों की तकमील हो चुकी है, इससे तो बहुत हंसता मुस्कुराता होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद बरक्स वो बहुत संजीदा मिजाज, बहुत खौफजदा और झिझक में लिपटी हुई है। शादी की रात कमरे में जाने से पहले ही फरहाना बेगम ने इसे रोशानी की फितरत के बारे में बताया था कि वो बहुत मासूम और कम उम्र है, इसलिए इस पर ख़ास तवज्जो देना। तब वो मज़ीद खोल कर तो बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन इनकी बातों में छुपे हुए मफहूम को वो अच्छी तरह समझ रहा था और नरमी से सर झुकाकर इन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो हमेशा इसका ख्याल रखेगा। और इसी वादे के ज़रिए असर इसने रोशानी की हरकतों को अभी तक अपने दिल में पोशीदा रखा था। वो नहीं चाहता था कि इनके कमरे की बात किसी तीसरे के हाथ आ जाए, चाहे वो उसके माँ बाप हों, भाई भाभियाँ या कोई भी, और बात का बतंगड़ बन जाए, क्योंकि इससे अपनी और अपनी बीवी की इज्जत अजीज़ थी। रस्म के तौर पर ज़ोहर में जब फरीदा खानम से मुलाकात करने के लिए आई तो इसे फरीदा खानम के साथ ही भेज दिया गया। इनके जाने के बाद वो किस हद तक अकेली हो गई थी ये वो जानती थी, और इनका खुदा, चाहे मोहल्ले के बच्चे इनके पास कुरान मजीद पढ़ते थे, पूरा मोहल्ला इनकी इज्जत करता था, लेकिन फिर भी अपने पोती के साथ इन्होंने एक अरसा गुजारा था, पाल पोस कर इसे जवान किया और दूसरे हाथों में सौंप दिया। लेकिन फिर भी इनकी कमी इन्हें बहुत महसूस होती थी। अभी तक तो वो दादा की पेंशन से गुजारा कर रही थी और बाबा की सेविंग जो इन्होंने रिटायरमेंट के वक्त संभाल कर रखी थी ताकि रोशानी का बेहतरीन मुस्तकबिल बना लिया जाए, लेकिन इनकी अचानक होने वाली हादसाती मौत ने सब कुछ बखेर कर रख दिया। इसकी माँ तो इसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही इसके बाप से तलाक लेकर अपना घर बसा चुकी थी और बैरून मुल्क मुकीम थी। शादी ने अंदाज़ा भी ना हो कि इनकी बेटी ने अपने माँ बाप के बाद किस तरह का वक्त गुजारा। इसे हर पल अपने माँ बाप की याद सताती थी जो इसका सबसे बड़ा सहारा थे, और इसी कमी को पूरा करने के लिए खुदा ने अभी तक जिंदा रखा था और वो हमेशा इसके साथ थी, मोहब्बत और शफकत से। फरीदा खानम ने गैर मामूली सी खामोशी और संजीदगी को नोट किया तो मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा था। क्या बात है मेरा बच्चा, इतना खामोश क्यों है? और जिस तरह तुम जिद कर रही थी कि तुम दादू के साथ जाओगी, ये तो बुरी बात है मेरी जान। वो तुम्हारा घर है और तुम्हें इज़मीर की मर्जी के मुताबिक ही चलना चाहिए। इसने वाकई बड़ी जिद की थी कि वो नहीं जाना चाहती। ये रात भी किसी तरह के दबाव का शिकार हो जाए। न जाने क्यों इसे लग रहा था जैसे इज़मीर गुस्से में है और तमन्ना रखता है कि वो इसे मनाए, लेकिन वो तो इसके करीब जाना तो दूर की बात, इसका नाम सुनकर भी खौफजदा हो जाती थी। कुछ ऐसे मनाना और ये एहसास दिलाना कि वो इसके लिए अहमियत रखता है। दादू, मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लें, इसने कह दिया। और फरीदा खानम को बुरा लगा था इसका ये कहना। अभी तुम्हारा घर नहीं बल्कि वो तुम्हारा घर है, और यहाँ रहने को क्यों दिल चाहता है? अभी शादी को एक दिन गुजरा है, तुम्हें अपने शौहर के साथ रहना चाहिए। यही तो दिन होते हैं मोहब्बत बांटने के मेरा बच्चा। वो नरमी और शफकत से इसे समझा रही थी। मुझे इनसे बहुत डर लगता है, मैं इनसे बात नहीं करना चाहती और इनके करीब रहना मुझे बहुत खौफजदा कर देता है। हकीकत में वो जो कुछ कहना चाहती थी नहीं कह पा रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो फरीदा खानम की इसकी बेचैनी को समझ आए, और काफ़ी हद तक वो समझ भी चुकी थी। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ये बात अपनी ज़ुबान से निकाली तो शौहर को मजाजी खुदा होता है, तुम्हारा दुख सुख का साथी और इसका करीब रहना, इसका हक देना खुदा को बहुत पसंद है। और अगर तुम इस बात से इनकार करोगी तो खुदा को नाराज़ कर दोगी। आज रात तो सो जाओ, लेकिन सुबह ही तुम कॉल करोगी, इज़मीर को कहो वो तुम्हें ले जाए। मेरा बच्चा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रिश्ते में दूरियां जन्म ले। वो चुपचाप सोने के लिए लेट गई। आज रात तो सुकून और इत्मीनान से गुजर जानी थी, और कल क्या होता? कल की फिक्र ने इसे बेचैन कर दिया। कमर का दर्द था कि जाने का नाम नहीं लेता था। टांगों और पट्टों में खिंचाव, न जाने कब से वो लिकोरिया के शदीद मराहल से गुजर रही थी, और ये मरहले इसे हमेशा बेचैन किए रखते। वो सफ़ेद बदबूदार धब्बे जब अपने कपड़ों पर देखती तो ख्वामखा शर्मिंदा हो जाती और कपड़े छुपाए फिरती। फिर एक रोज़ बिलाखिर इसने सबसे तंग आकर दादी से जिक्र भी कर दिया, और दादी ने बड़ी तेज़ नज़रों से इसे देखा था। बहुत बुरी बात है, आज के बाद किसी से भी ये बयान न करना, ये कोई बीमारी नहीं है, बस अब तुम बड़ी हो रही हो ना, इसलिए। और वो सर झुकाकर सुर्ख चेहरे से इनकी बात सुनती रही। दादी का अंदाज कुछ ऐसा था कि इसे मायूब लगा, जैसे ये कोई बहुत बुरी बात है, अगर वो किसी से भी बयान करेगी तो बदनाम हो जाएगी। इसे काफ़ी बेचैन कर दिया था। शादी से पहले अमूमन लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दादी ने तो कोई और ही हल निकाला था। वो इतनी शर्मिंदा हुई कि जाकर अपने कमरे में लेटी और फिर चेहरे पर हाथ रख कर रो दी। क्या ये बीमारी इतनी मायूब थी कि इसके लिए इसे शादी करना पड़ती? क्या ये कोई कमी थी या इसका कसूर? खुदा जानता था कि इसने आज तक अपनी हमजोलियों में बैठकर भी कभी ऐसी बात का तस्करा न किया जो जज्बात को बहका दे। उम्र के दिन नाजुक मराहिल से वो गुजार रही थी। अमूमी तौर पर ऐसे मराहिल से गुजरते हुए लड़कियां बेचैनी का शिकार हो जाती हैं, बहकावे में आ जाती हैं, या जज्बात का उतार चढ़ाव इन्हें गलत माहौल में ढाल देता है।
लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। वो हमेशा इस सब से दूर रही। दादी ने जिस तरह इसे नमाज रोज़े का पाबंद कर दिया था, वो भी इससे पाबंदी के साथ सब पर कायम थी और हमेशा कायम रहना चाहती थी। लेकिन आज दादी से ये सब कुछ बयान करके वो काफ़ी शर्मिंदा हो रही थी। बार बार खुद को मलामत करते हुए आंसू बहा रही थी कि इसे ये सब कुछ दादी से बयान नहीं करना चाहिए था। इस सब में इसका कसूर है और फिर इसने खामोशी इख्तियार कर ली और आइंदा अंदर ही अंदर ये सब किसी दीमक की तरह चाट रहा था। और अभी इज़मीर के करीब न आने की सबसे बड़ी वजह यही थी, खौफ, खुद एतमादी में कमी और बहते हुए सयाल पर यह तसव्वुर करना कि इज़मीर इसके बारे में कोई गलत मतलब नाखस कर ले। अगर इसने ये सोच लिया कि वो एक बहकी हुई लड़की है जो बहकर इस हद तक चली जाएगी, तो इससे ज़्यादा वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। इस रात भी वो देर तक जागती रही। इस अनजाना सा खौफ इस पर हावी रहा और न जाने कितनी देर वो छत को घूरती रही। काश इसे हमेशा के लिए यहीं रुक जाना पड़े या दोबारा ज़मीन के पास न जाए और कभी भी ये सब कुछ ना सहना पड़े। लेकिन हर काश के बाद बस सवालिया निशान रह जाते हैं। काश को अपनी ज़िंदगी से मिटाने के लिए हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है और फिर इसी राह पर चलना पड़ता है जो हमारे लिए मुकर्रर की गई होती है, क्योंकि काश के सहारे तो कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। काश से आगे निकलकर अपने लिए रास्ता बनाना ही ज़िंदगी है। और अगली सुबह सचमुच इज़मीर इसे लेने के लिए आ गया। गाड़ी में अजीब सी खामोशी छाई रही और इसी खामोशी को तोड़ने के लिए इज़मीर ने पहल की थी। क्या तुम्हें आइसक्रीम खिला दूं? क्यों लग रहा था जैसे वो सारा गुस्सा फरामोश करके एक नई शुरुआत चाहता हो। और आइसक्रीम तो इसकी कमज़ोरी थी। लाखौफ सही इसने बस इज़मीर को देखकर इस बात में सर हिला दिया और इसकी मासूमियत पर इज़मीर मुस्कुरा कर रह गया। तुम्हें कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? वो बातों बातों में इसे खरीदने की कोशिश करने लगा। चॉकलेट। और इसके कहने पर वो दिलकशी से मुस्कुराए, यानी कि हमारी पसंद मिलती जुलती है। वो मुस्कुराते हुए नज़रों से इसे देख रहा था और वो सर झुका गई। आइसक्रीम इसे खिलाने के बाद वो इसे शॉपिंग करवाने ले आया और वो अपनी मर्जी से 2-4 ड्रेसेस खरीद कर दिए थे। इसे सोच लिया था कि इस रिश्ते में बदगुमानी को जन्म नहीं लेने देगी और नई शुरुआत करेगा। इस लड़की को मौका देकर मोहब्बत से अपने करीब करेगा ताकि एक नई शुरुआत इनकी ज़िंदगी को बदल दे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर इज़मीर खान इस सब में एक बार फिर हार गया तो फिर नतीजा क्या होगा, शायद बहुत भयानक। इसने ब्लैक कलर की खूबसूरत से नाइट ड्रेस का भी इंतखाब किया और इस नाइट ड्रेस को देखकर वो सर झुकाकर 2 कदम दूर हो गई। सेल ग्रिल के सामने इसका ये रवैया अजीब था। इसे भी पैक कर दें, इज़मीर के कहने पर सेल गर्ल ने पेशावराना मुस्कुराहट से वो ड्रेस थाम लिया और इसे पैक करने के बाद इज़मीर के हवाले कर दिया। बिल पे करके वो सब कुछ उठाकर गाड़ी में ले आया। पहले जो वो हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी, अब इसने अपने लबों पर कुफल लगा लिया और इस अजीब व गरीब खामोशी को इज़मीर हैरत से नोट कर रहा था। वो क्यों खामोश हो गए इस कदर अचानक, और इज़मीर की बढ़ती हुई जसारतें और नज़दीकियाँ इसे क्यों खौफजदा कर रही थीं। घर वापस आने के बाद भी वो मुसलसल इज़मीर से दूर रही। इससे बातचीत करना, इसके करीब जाना, ये सब कुछ तो इसे मायूब लग रहा था। हालांकि फरहाना बेगम ने इसे वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि वो अपने शौहर पर तवज्जो दे, इसके कमरे में जाए, इसके साथ वक्त गुजारे, लेकिन वो किचन में ही इनके साथ उलझी रही। न जाने क्यों इसे लग रहा था जैसे इज़मीर के इरादे आज फिर ठीक नहीं है और इसे अपना आप इस काबिल नहीं लगता था कि वो इज़मीर को वो सुकून दे पाएगी जिस सुकून का वो तलबगार था। और ये बात इसे अंदर ही अंदर अपनी ज़मीर पर एक बहुत बड़ा बोझ लग रही थी। फरहाना बेगम ने खाना बनाते हुए नरमी से इसका हाथ थामकर इसे समझाया था कि इस घर में निदा और नायाब ने ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। वो दोनों आपस में कज़न्स हैं और इसीलिए भी इनमें गहरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो इन दोनों से जुदा है और यहाँ अपने कदम इसे इज़मीर के बलबूते पर ही मजबूत करने हैं। इसलिए वो इज़मीर से अपनी मोहब्बत बढ़ाए, अंडरस्टैंडिंग कायम करे और अपनी फैमिली बढ़ाए, क्योंकि फरहाना बेगम और सफदर साहब की नज़रें भी अब इज़मीर पर जमी हुई हैं और इसके बच्चे ही वो अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। फरहाना बेगम की बात सुनकर वो बस इन्हें देखती रह गई। मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे इसी महीने खुशखबरी सुना दो और यकीन करो मैं तो फूले नहीं समाऊंगी। जैसे 3-4 दिन तुम्हें गुजर जाएंगे और तुम्हें लगे कि खुशखबरी की उम्मीद है, मुझे ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटी का इस तरह ख्याल रखूंगी कि इसे चारपाई से नीचे एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। वो बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी और वो बस पहलू बदल कर रह गई। अब इन्हें क्या बताती कि इसे तो इन सब से घबराहट होती है और ये चीज़ इसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देती है, एक इंतशार बर्पा कर देती है जिससे निपटना आसान नहीं होता। इसने कोशिश की थी कि डिनर के बाद भी वो हर काम को अपने हाथों से सरअंजाम दे और इस वक्त कमरे में जाए जब इज़मीर गहरी नींद में जा चुका हो। डिनर के वक्त भी फरहाना बेगम ने इससे और इज़मीर को अपने भाई का पैगाम दिया था कि कल लंच है, इनके घर पर है। वो शादी के हवाले से सबको लंच पर बुला चुके हैं, इसलिए इज़मीर भी घर पर रहे और रोशा ने इनसे भी कह दिया था कि वो तैयार रहे, किसी भी किस्म की कोताही वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। सो इसने हामी भरते हुए इकरार कर लिया। लेकिन अब इज़मीर के बेबाक इरादों के बावजूद कमरे में जाना इसे एक बेहानत सपना लग रहा था।
जिसकी ताबीर बहुत सख्त हो सकती थी। अपने वजूद की महरूमियाँ, कमर में उठता हुआ शदीद दर्द, आंखों के आगे धुंध छा जाना और खुद एतमादी की कमी ने इसे इस दोराहे पर ला खड़ा किया कि इसका बस नहीं चल रहा था कि इज़मीर की नज़रों से दूर होने के लिए वो यहाँ से भाग जाए किसी ऐसी जगह जहाँ पर इसकी वापसी मुमकिन ना हो। जबकि दूसरी जानिब इज़मीर बेताबी और बेचैनी से टहलते हुए इसका इंतजार कर रहा था। वो दिन भर कमरे में नहीं आई, लेकिन किसी काम के हवाले से कमरे में आई भी तो अगले पल कोई ना कोई बहाना तराश कर कमरे से बाहर चली गई। इज़मीर की बेताबी अपने उरूज पर थी। वो इसे बातों से कायल करना चाहता था, इसे समझाना चाहता था कि वो इसके करीब रहे। ताल्लुकात तो बहुत बात की बात थी, वो कभी भी बना सकता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी थी और वो चाहता था कि वो घर में किसी की भी नज़रों की जद में ना आ जाए। इसलिए बेचैनी से इसका इंतजार करता रहा तब तक जब तक कि इसके वापस आने की उम्मीद ख़त्म नहीं हो गई। वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट गई थी और सोच लिया था कि जब इसे यकीन हो जाएगा कि इज़मीर सो चुका है तब भी अपने कमरे में जाएगी, वरना नहीं। और नहीं जानती थी कि इसकी ये हरकत इज़मीर को इससे कितना बदगुमान कर सकती है। ऐसा ही हुआ। इज़मीर इसका इंतजार करते करते बेड पर लेटा और नींद की गहरी वादियों में चला गया। और जब इसे अंदाज़ा हो गया कि इज़मीर कमरे में अब इसके लिए नुकसानदेह नहीं है, इस वक्त वो कमरे में गई और इसे ये देखकर सुकून हुआ था कि इज़मीर वाकई गहरी नींद सो रहा था। बहुत हल्के अंदाज में कदम उठाकर वो बेड के करीब चली गई और सोने के लिए लेट गई और सुबह फजर की अजान के साथ वो कमरे से बाहर निकल गई। इज़मीर जब बेदार हुआ तो सीखपा होकर रह गया। इस हद तक नाकदरी इसे कभी भी काबिल कबूल नहीं थी। इसने इस लड़की के हवाले से क्या सोचा था और वो इसे क्या रद्द-ए-अमल दे रही थी। अगर इसे इस रिश्ते को मज़ीद नहीं बढ़ाना तो इसे साफ साफ लफ्ज़ों में कह दे या फिर अपने घर वालों से बात करे, अपनी दादों से बात करे। इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे सोच लिया था कि वो खुले लफ्ज़ों में कह देगा। वो मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब से गाफिल हो गया। इसके जानिब एक नज़र उठाना भी इससे खौफ का शिकार कर रहा था। हालांकि वो लड़की जो कल तक इसके लिए बाइसे पसंदीदगी थी अब इसे सिर्फ एक बोझ लग रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो इसके हवाले से बदगुमान हो, लेकिन बदगुमान होता चला जा रहा था और वो जानता था ये चीज़ इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। लंच से कुछ देर पहले वो तैयार हो गई। खूबसूरत वेलवेट के कामदार ड्रेस में वो हसीन और जाज़िब नज़र लग रही थी। सर पर सुर्ख और स्याह रंग की शॉल ओढ़ रखी थी जो इसे दिलकश बना रही थी। बालों को छोटा सा कैचर लगाकर इसने पुश्त पर बखेर रखा था जो इसकी दिलकशी में इजाफा कर रहा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो हसीन तो लग रही थी, लेकिन पूरे एतमाद नहीं और बार बार हर बात के लिए फरहाना बेगम का सहारा ले रही थी। वहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सबने अच्छे तरीके से इसका इस्तकबाल किया। इज़मीर की कज़न से बड़े मायने खेज जुमले कहकर इसे खरीदना चाहा, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही और जब इसकी जानिब से ठंडा ठा रद्द-ए-अमल दिया गया तो इन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। खाना खुशगवार माहौल में शुरू हुआ। जब इज़मीर के करीब बैठकर इसने खुद को अनकंफर्टेबल महसूस किया था। इज़मीर अच्छी तरह महसूस कर रहा था कि वो बार बार पहलू बदलते हुए न जाने क्या महसूस करना चाहती है। इसकी कांपते हुए हाथ, इसका जर्द चेहरा और गहरी सोच में डूबी हुई आंखें, न जाने वो क्या सोच रही थी। इसका खाने की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं था और अचानक इसने इज़मीर के घुटने पर हाथ रखा। पहली बार वो खुद से इससे कोई बात करना चाहती थी। इज़मीर नामहसूस तरीके से इसकी जानिब झुका। क्या हुआ है, तुम कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? सब लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ है, अच्छे तरीके से खाओ। वो बहुत नरमी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई दिलकश सरगोशी जो दूसरों को ज़्यादा महसूस ना हो, लेकिन वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी कमर पर और कभी टैग लगाकर बैठ जाते कि सब कुछ बहुत अजीब था और इज़मीर इसकी वजह से परेशानी और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जब वो अचानक उठी सब लोग इसकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। खाना खाते यूं दरमियान में उठना किसी को भी नागवार लग सकता था और इसे बदतहजीब जाहिर करवा सकता था, लेकिन इसे किसी की परवाह नहीं थी। इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो इज़मीर की जानिब झुकी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ घर